अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। पूछता है भारत को प्रेजेंटिंग MDH सुपर किंग लक्स पिंक पावर्ड बाय विदिशा डिटर्जेंट को पावर्ड बाय वेक्टर स्टैक्स। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और ऐश्वर्या के एजेंडा में पूछ रहा है भारत कि आखिरकार हो क्या रहा है भारत की संसद में। लोग काम के बजाय ये बात कर रहे हैं और ये लोग कोई और नहीं, भारत के वो चुनिंदा सांसद हैं जो सिर्फ एक ही सवाल है उनकी जुबान पे। धनखड़ का कांग्रेस कनेक्शन, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का क्या है विपक्ष कनेक्शन। कैसे जगदीप धनखड़, कैसे, और जैसे बोलचाल की भाषा में बोलते हैं खम्मे को, कब, यह कब हुआ कि जगदीप धनखड़ ऑपोजिशन मैग्नेट बन गए, कि ऑपोजिशन के नेताओं को टंग 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 बिल्कुल अट्रैक्ट करने लगे। किसी भी सांसद से आप बात कीजिए, कहना पार्लियामेंट विजुअल्स, लोकसभा के हो, राज्यसभा के हो, सत्ता के हो, विपक्ष के हो, बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, सबके मुंह पे एक ही सवाल, और सचमुच पूछता है भारत हो गया। क्या हुआ, क्या है ये धनखड़ जी का कांग्रेस कनेक्शन, क्या है ये धनखड़ जी का विपक्ष के साथ ऐसा लगाव कि मजबूर कर दिया सत्ता पक्ष को, सत्ता में बैठे नेताओं को यह निर्णय लेने के लिए। कैसे जगदीप धनखड़ जो एक समय पे नरेंद्र मोदी और अमित शाह के क्लोजेस्ट थे, कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह से दुश्मनी हो। आई एम टॉकिंग मेटाफोरिकली। राजनीति में अगर आप प्रतिद्वंदी से दोस्ती करेंगे तो दोस्त का दुश्मन दुश्मन हो जाता है, और दुश्मन का दुश्मन दोस्त। यह राजनीति है, आम जनता को समझ नहीं आती, इसीलिए हर व्यक्ति राजनेता नहीं बनता महुआ जी। बहुत कम लोग राजनेता बन पाते हैं, क्योंकि ये त्रिकोण समझने में ही जिंदगियां बीत जाती हैं। लेकिन देश में ये दो सवाल हैं कि आखिरकार नरेंद्र मोदी का दुश्मन है कौन, मोदी का दुश्मन कौन, और ये धनखड़ का कांग्रेस कनेक्शन, जगदीप धनखड़ का कांग्रेस कनेक्शन। सब बोल रहे हैं भाई पूर्व उपराष्ट्रपति है, आप बिल्कुल सवाल मत पूछिए। बीजेपी के सांसद उमड़ उमड़ के आ रहे हैं। रवि किशन को मैं सुन रहा था, आउट ऑफ ऑल द पीपल, रवि किशन मीडिया पे गुस्सा, अरे आप क्यों कर रहे हैं, उनकी तबीयत खराब है, डोंट आस्क क्वेश्चन। रवि किशन जी, क्या तबीयत अभी खराब हुई है क्या? 24 घंटे पहले तो ठीक थी, 4 घंटे पहले तो ठीक थी। संसद में कोई किसी विषय पे, कोई किसी वक्तव्य पे बात ही नहीं कर रहा है। सिर्फ एक ही शब्द है, सिर्फ एक ही, मतलब सिर्फ एक ही व्यक्ति का नाम, जगदीप धनखड़ एंड द कनेक्शन। इसीलिए मैंने कहा, इस जगदीप धनखड़, डिड जगदीप धनखड़ बिकम द ऑपोजिशन मैग्नेट? व्हाट इज दिस कनेक्शन? एक ही खबर है। और दूसरी महुआ जी अखिलेश यादव, और इस पर मैं बात करे बिना मैं रह नहीं सकता। अखिलेश यादव, ये विजुअल्स क्लीन चलाओ जरा, 1 मिनट, ये सब हटाओ, समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है। ये तस्वीर आज जब सुबह आई तो 1 मिनट के लिए सबको सोचना पड़ा। तुम्हें नहीं समझ आता क्लीन का मतलब क्या है शर्मा? क्लीन चलाओ कि आखिरकार व्हाट इज दैट हमारे राजनेता करना चाह रहे हैं। संसद चल रही है,
संसद के समय में यह डेलिबरेटली किया गया, कोई विकास की बात ही नहीं कर रहा है। हिंदू मुस्लिम या जगदीप धनखड़, इसके अलावा बात ही नहीं हो रही है। बहुत ज्यादा बात होगी तो पप्पू यादव जी अभी आ जाएंगे, सुधांशु जी से पूछेंगे, महुआ जी अरे आपने इतने लाखों करोड़ों लोगों का वोट काट दिया, अरे आप चाहते हैं कि रोहिंग्या वोट करें? इस देश में हिंदू मुसलमान इस हद तक हो रहा है कि अखिलेश यादव पूरी समाजवादी पार्टी की कोर टीम को लेकर पहुंच गए मस्जिद में। वो संसद के, जो पुराने संसद के गेट नंबर 4 के पास ट्रांसपोर्ट भवन के कोने पे, बैक गेट वाले सर्कल पे है वो मस्जिद, वहां पहुंच गया अखिलेश यादव। और जब सवाल पूछा तो बोले क्यों, सुधांशु जी की पार्टी नहीं गई थी क्या, या बाबा नहीं गए थे क्या कुंभ में कैबिनेट करने? क्या बीजेपी क्या कांवड़ियों पे फूल नहीं फेंकती? तो हम भी जाएंगे मस्जिद में। कहना है बोथ विजुअल्स। इससे पहले कि मैं महुआ जी, पप्पू यादव जी और सुधांशु जी पे जाऊं, कहना है कुंभ के विजुअल्स ऑल्सो, विजुअल्स आई सेड। लेकिन एज ऑलवेज शर्मा विल डू इट रॉन्ग। ये आप अखिलेश यादव के विजुअल्स देखिए, एक तरफ मस्जिद के और एक तरफ देखिए कुंभ के विजुअल्स। आप समझ रहे हो क्या रहा है? दर्शकों, एवरीथिंग इज हिंदू मुस्लिम। अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति बचा है जो जगदीप धनखड़ के बारे में बात नहीं कर रहा है और यह नहीं बात कर रहा है कि क्या है जगदीप धनखड़ का कांग्रेस कनेक्शन, क्यों जगदीप धनखड़ कैसे ऑपोजिशन मैग्नेट बन गए, ऑपोजिशन मैग्नेट सुधांशु जी, तो वो ये कह रहा है, ये देखो अगर बाबा कांवड़ियों पे फूल बरसाएंगे, अगर बाबा कुंभ में जाके कैबिनेट करेंगे तो अखिलेश यादव पूरी अपनी समाजवादी पार्टी की कोर टीम को ले जाएंगे। उसमें से 4-5 तो उनके घर वाले ही हैं, वो तो है ही समाजवादी पार्टी का, बट वो मस्जिद में चले जाएंगे। क्या यह है हमारे देश की राजनीति? पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। सुधांशु त्रिवेदी जी, पप्पू यादव जी, महुआ मांझी जी, पप्पू जी, आपको सचमुच लगता है कि इतना आसान है लाखों करोड़ों लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटा देना? आप चाहते हैं कि वो घुसपैठिए रोहिंग्या, आप सच में चाहते हैं वो घुसपैठिए रोहिंग्या वोट डालें? आप सचमुच चाहते हैं कि उन 5 जिलों में जहां 100 लोग हैं और 119%, 114% आधार कार्ड है, वहां छटनी ना हो, सिर्फ हिंदू मुसलमान हो? ऐश्वर्या जी पहले सुनने की आदत डाल लीजिए। एक अभी तो आपने बोलना शुरू किया, पप्पू जी सुनाइए ना, सुन रहा हूं। और आर भारत का जो एजेंडा है उसको छोड़ के बिहार का एजेंडा और गरीबों पर जो हमला है उस एजेंडे को लीजिए। और अरुण जेटली से हम शुरू करेंगे। उनके कैबिनेट में उन्होंने जो डिसीजन लिए थे लॉ मिनिस्टर रहते हुए कि वोटर लिस्ट का प्रोसेस क्या है। वोटर लिस्ट हर साल, वोटर लिस्ट 3 महीने वर्किंग है, वहाँ पर हर साल वोटर लिस्ट को देखा जाता है, कौन है 20 साल से नहीं है, कौन डेथ कर गए। और जब चुनाव कहीं होता है तो 1 साल उस पर वर्किंग होता है और उसके बाद एक नया वोटर लिस्ट बनता है। 6 महीना पहले बिहार में एक नया वोटर लिस्ट बन गया और 6 महीने के पहले 16 सालों से बीजेपी की सरकार है। 4 साल दूसरे की सरकार थी, 16 साल डबल इंजन की सरकार थी। उसी वोटर आईडी कार्ड पर, वोटर लिस्ट पर नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने, 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर बने। इनको इतने दिनों में 11 सालों में इन लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब के सबको मर जाना चाहिए, 16 साल जो लोग थे। और वो ये कह रहे हों, मनमोहन सिंह जी ने आधार कार्ड को लाया और आधार कार्ड को अपना आइकॉन बनाए नरेंद्र मोदी जी, जिनके साथ जिन आधार कार्ड पर इन्होंने पूरे दुनिया को, पूरे इकोनॉमी को जोड़ दिया। चाहे वो वोटर आईडी कार्ड हो, राशन कार्ड हो, 84 करोड़ लोगों को उसी आधार कार्ड पर आप अनाज दे रहे हो, गरीबी रेखा का मूल्यांकन करते हो। और आप उसको फिर विजनरी नहीं माने, आपने कहा कि नहीं, ये पैसा के लेकर के आधार कार्ड का मिसयूज हुआ और ये बन गया। आपको कब जानकारी मिली? क्या 6 महीना पहले जब वोटर लिस्ट बने तो आपको ये जानकारी नहीं थी? आपने निकाला भी। 84 में जो मुझको 2024 में हमको जो वोट दिया था उसको आपने वोटर लिस्ट से निकाल दिया। आप 18 जिला, गुजरात में 100% से ज्यादा,
3 जिला हरियाणा दिल्ली में 100-150% के लगभग, 37 जिला बिहार में, 1 जिला जहानाबाद को छोड़ के 100% से जलवर। तो पहले तो आप ये जानिए कि पैन कार्ड और राशन, ये आधार कार्ड, हम मर भी जाएंगे तो वो एग्जिस्ट करता है। एक दूसरी चीज, यदि आपको जानकारी मिली, कौन आपको रोक रहा है? नेहरू जी तो रोक नहीं रहे, इंदिरा गांधी रोक नहीं रही है, राजीव गांधी रोक नहीं रहे हैं, तो आपको रोका कौन? 16 साल जब आपकी सरकार थी और आप पूरे बिहार में आप 37 आपने ले लिया, 6 महीने के अंदर 73% बाढ़ में लोग हैं, 3 करोड़ लोग बाहर हैं, तो 6 महीने के अंदर, 3 महीना के बाद चुनाव है, आप 1 साल के अंदर आप कर लेते, किसी भी कीमत पर। आपको कौन रोक रहा था? हम तो रोक नहीं रहे हैं, आपको कोई कांग्रेस रोक नहीं रही है। आप एक समय लेते, आप कहते ठीक है हम इसके बाद करेंगे। अब आपको इतना बाप, एक बात समझिए, बीएलओ, आप 73% बाढ़ में एक भी बीएलओ नहीं जाएगा। एक भी बीएलओ कितना समय लगेगा एक गांव में जाने पर? आप पहले इसको सुनिए। सुन लिया ना आपने? 4.5 मिनट से सुन रहा हूं के बहाने। आप सुन लीजिए सर, 1 मिनट सुनाइए। 1 मिनट। आप सुप्रीम कोर्ट ने आपको एक सलाह दी कि आप राशन कार्ड और आप आधार कार्ड को भी मानिए। सुप्रीम कोर्ट ने आपको सलाह दी कि आप किस चुनाव आयोग को कोई लॉ नहीं है कि आप किसी भी देश में पैदा लेने वाले को आप बाहरी कहें, आप रोहिंग्या कहें। आपने पर्चा दिया, पर्चा देने के बाद अभी तक आपने पूछा नहीं कि तुम्हारे पास क्या है क्या नहीं है। बीजेपी के वर्कर जाकर के, ये मेरे पास फोटो है, ये देखिए 51 लाख, चुनाव आयोग का क्या कहना है, और ये देखिए बीजेपी का झंडा। पप्पू यादव जी हो गया, आप जरा सुनिए। ये बीजेपी के झंडे से प्रचार करवा रहे हैं। यादव जी हो गया, झंडा लगा करके। हाँ, झंडा लगा। आप सुनिए, आपको बीजेपी का अभी हो गया, अभी आप सुनिए। नहीं, अभी आपको सुधांशु त्रिवेदी की भी तो सुननी पड़ेगी ना। नहीं, अभी आप बोलेंगे क्या? अरे आपका पॉलिटिकल रैली थोड़ी है पप्पू जी। आप दलित ST पर मार रहे हैं। अरे अभी आप दलित पे आ गए। आप EBC और नहीं, अभी आप दलित भैया, ये अखिलेश यादव से लेके होते कौन है? अभी ये अखिलेश यादव से लेके पप्पू यादव तक 14%। ये कोई कहता है कि आप मुसलमान को मार रहे हैं, कोई कहता है कि आप दलित को मार रहे हैं, मुसलमान का है कांग्रेस कहती है कि आप जगदीप धनखड़ को मार रहे हैं। आप सुधांशु त्रिवेदी जी हो क्या रहा है? आप सुधांशु त्रिवेदी जी हो क्या रहा है? 1 सेकेंड पप्पू यादव जी, आ रहा हूं, अभी हो गया। प्लीज डोंट रेल रोड योरसेल्फ पप्पू जी। संसद थोड़ी है ये, संसद में आपकी आदत बिगड़ गई है। आप ऐसे ना थे, आपके साथ कितने इंटरव्यू किए मैंने। एक समय ऐसा भी होता था संसद में जाके लोगों की आदत सुधरती थी। अभी आपकी आदत बिगड़ गई है संसद में जाके। अभी आप रेल रोड करने लगे अपने आप को, बिल्कुल रोड रोलर की तरह आप चढ़ जाते हैं, सुनते ही नहीं है। नहीं भैया, ऐसे नहीं बोलिए पप्पू जी, अभी आप सुन ही नहीं रहे बात। नहीं तो गरीबों की भी तो बात सुनिएगा। पप्पू जी बात ही नहीं सुन रहे। आपके साथ कितने इंटरव्यू मैंने भी किया, ऐसा मत कीजिए। सुधांशु जी को भी तो सुनिए। कौन देगा सर्टिफिकेट? अरे तो सुधांशु जी को भी तो सुनिए, मैं क्या कह रहा हूं। ओके पप्पू जी, थैंक यू। सुनिए पप्पू जी, अभी सुधांशु जी, क्या हुआ? कांग्रेस कह रही है कि आपने जगदीप धनखड़ को मार के हटा दिया। अखिलेश यादव कह रहे हैं आपने मुसलमानों को मार दिया। पप्पू यादव जी कह रहे हैं आपने दलितों OBC को हटा। अभी तो महुआ जी आई नहीं है, वो किसको कह देंगी मुझे पता नहीं है। सुधांशु जी क्या हो रहा है? देखिए, ओबीसी के हक पे डाका तो इंडी गठबंधन डाल रहा है। कर्नाटक में, तेलंगाना में लगभग पूरे मुसलमानों को ओबीसी में शामिल करके पिछले दरवाजे से ओबीसी के आरक्षण को हड़पने की पूरी व्यवस्था की है, जो अगले दरवाजे से ये पहले कर चुके थे। जामिया मिलिया इस्लामिया में क्योंकि वो मुस्लिम संस्थान हो गया तो SC ST OBC का आरक्षण खत्म। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मुस्लिम संस्थान हो गया तो SC ST OBC का आरक्षण खत्म। और कश्मीर मुस्लिम राज्य हो गया तो SC ST OBC का आरक्षण खत्म। इन्होंने अपने दौरे हुकूमत में एक साल में 19-20 हजार संस्थाओं को माइनॉरिटी का दर्जा दिया ताकि SC ST OBC को आरक्षण न देना पड़े। हमारी 2020, 21 और 19 का डाटा जाके देख लीजिए, हमने 80, 35, 19, 40 इस ढंग से दिया है। इन्होंने 19,000, 20,000, 16,000, 18,000 ऐसे दिया। अब आते हैं आज के इस मुद्दे पे। जो कुछ बात पप्पू जी कह रहे हैं साहब, वो तो कहानी पुरानी हो गई।
चुनाव आयोग ने 51 लाख लोगों के बारे में बाकायदा ऑथेंटिकेटेड डाटा दिया है कि 26 लाख लोग ऐसे हैं जो दूसरी विधानसभा में स्थानांतरित हो चुके हैं, 18 लोग ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, 7 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने 2 जगहों पर अपने को वोटर के रूप में आइडेंटिफाई किया हुआ था। तो मैं पूछना चाहता हूं, ये 18 लाख मृत लोगों को किस आधार पर आप वोटिंग देने की बात कर रहे हैं? यानी आपको लगता है कि मतदान के दिन आसमान से उन जिन्नातों की रूहें आती और फिर वो आकर वोट डालती, या जो दूसरी जगह के ऊपर वोटर वो भी आके वोट डालता, ताकि इमारत शरिया का मंसूबा इमारत अंबेडकर के ऊपर भारी पड़ता? क्योंकि आप तो वो लोग हैं ना जिनको इमारत शरिया चाहिए, तो इसलिए चाहिए था। आप दूसरे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं अभी करने की जरूरत क्यों पड़ी? पहली बात, ये पूर्णिया के रहने वाले हैं पप्पू यादव जी। पूर्णिया, किशनगंज, अररिया जैसे क्षेत्रों में जनसंख्या से 20-25% अधिक आधार कार्ड हैं, तो यह चिंता का विषय है, सिर्फ चुनाव नहीं सुरक्षा का भी विषय है। और दूसरी बात कहना चाहता हूं साहब, अकेले किशनगंज में ललन सिंह जी जदयू के अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष रहे हैं, वरिष्ठ नेता हैं, सब अकेले किशनगंज जिले में पिछले 5 महीने में 6 लाख लोगों ने रेजिडेंसी के लिए अप्लाई किया है, और ज्यादातर मुर्शिदाबाद, मालदा और 24 परगना से हैं, पश्चिम बंगाल से। इसलिए यह कान खड़े करने वाली बात है कि किशनगंज में कौन से ऐसे रोजगार के अवसर उत्पन्न हो गए कि 5 महीने में 6 लाख लोगों ने स्थायी निवास के लिए आवेदन पत्र दे दिया। इसके बाद भी अगर कोई चाहता है तो मैं याद दिलाना चाहता हूं ऐश्वर्य जी, 9 फरवरी 2025 को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया था कि यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने पिछले कुछ वर्षों में मिलियंस ऑफ डॉलर यानी सैकड़ों करोड़ रुपए भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए खर्च किए। उन्होंने कहा मेरी समझ से बाहर है यूएस एड को क्या मतलब था इस बात से कि भारत में वोटर टर्नआउट बढ़े, यानी वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए पैसा विदेश से, वो तो खैर अब बंद हो गया, सरकार ने भी उस पर रोक लगा दी, और इसके अलावा खबरें भी विदेश से, सुधांशु जी, वोटर बांग्लादेश से, और उसके बाद कहेंगे चुनाव जीतना है देश में। ये अपने आप में सिर्फ चुनाव का नहीं, देश की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए एक बहुत चुनौतीपूर्ण वातावरण था। और आज भी जो लोग ये साबित होने के बाद 1 लाख लोगों के वोट कटे, मैं इनको चैलेंज करके कहता हूं, अरे 10% लोगों को लाके खड़ा करिए कि मेरा गलत आप इनको चैलेंज कर लीजिएगा, आप पहले मेरा तो सवाल का जवाब दे दीजिए सुधांशु जी। कि नहीं साहब मैं मृत नहीं हूं, मैं जीवित हूं। यह होता है कि आप छद्म आधार के ऊपर धोखे से विदेशियों के दम पर इस देश में सत्ता कब्जाना चाहते हैं। मेरी टीम को समझ नहीं आ रहा, मस्जिद वाले विजुअल से लाओ। यू जस्ट डिस्टर्बिंग मी राइट नाउ शर्मा, प्लीज डोंट डू दिस। सुधांशु जी, संसद में हो क्या रहा है? क्योंकि पप्पू जी उसको वहां घुमा देंगे, महुआ जी उसको वहां घुमा देंगे। संसद में 2 ही विषय हैं आज। एक, धनखड़ जी पे आप बोलने को तैयार नहीं है। धनखड़ जी का, ये धनखड़ जी ऑपोजिशन मैग्नेट कैसे बन गए? रातों रात तो हुआ नहीं होगा। दूसरा, अखिलेश यादव मस्जिद में ले जाते हैं अपने पूरे उसको, जैसे पप्पू यादव जी रोहिंग्याओं को हटाने के लिए उसको बैकअप दे रहे हैं, क्या क्या अभी सुना हमने। सरकार घुसपैठियों को हटाने की कोशिश कर रही है, पप्पू यादव जी कहां घुमा रहे हैं उसको। अखिलेश यादव बोल रहे हैं अगर बाबा कुंभ में ले जा सकते हैं अपनी कैबिनेट, तो मैं मस्जिद में क्यों अपने नेताओं के साथ मीटिंग नहीं कर सकता। इट्स अ क्लियर डिवाइड। इससे ज्यादा हिंदू मुसलमान इतने ओपनली हुआ नहीं होगा 47 से लेके आज तक। सुधांशु जी। ऐश्वर्य जी 60-40 जो दृश्य दिखाई पड़ रहा है वो कई दृष्टियों से पीड़ादायक है। संवैधानिक दृष्टि से अगर किसी पार्टी के सांसदों की मीटिंग मस्जिद में होती है तो यह सवाल खड़ा करता है धर्मनिरपेक्ष कैरेक्टर के ऊपर। नंबर 2, उससे बड़ी बात यह राजनीतिक और सामाजिक संदर्भ में है। मैं बिल्कुल ईमानदारी से और दृढ़ता से कहना चाहता हूं, आज मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन की बात कही जाती है। एक ये यादव भविष्य के दावेदार मुख्यमंत्री हैं और पूर्व के मुख्यमंत्री हैं जो मस्जिद में जाके सिजदा कर रहे हैं इमाम के आगे, और एक हमारे यादव मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जी जो उज्जैन में धर्म संसद कर रहे हैं। मैं यादव समाज से पूछना चाहता हूं, लालू प्रसाद यादव जी मुहर्रम के ताजिए की पूजा करने लगे। अरे भाई साहब 25 साल आपने उनका समर्थन लिया, आप मुसलमानों से एक बयान नहीं दिलवा पाए कि चलो हम तो गाय की गोकशी नहीं करेंगे, क्योंकि हिंदू धर्म में गाय सबसे पवित्र मानी गई। गो रक्षा करना हर हिंदू का कर्तव्य माना गया, गो हत्या सबसे बड़ा अपराध माना गया, और गो रक्षक समुदाय जो था वो यादव था, जो गोपालक समुदाय था
उसके नेताओं की फितरत देखिए क्या हो गई भाई साहब। एक से दूसरी पीढ़ी आते आते मुहर्रम के ताजिए के आगे झुकने और मस्जिद में इमाम के चरणों में जाके लौटने तक पहुंच गए। सोचिए अगले 2 पीढ़ी के बाद क्या होगा। मैं यादव समाज से कहना चाहता हूं, ये नेता आपको किस मुकाम पे ले जाके खड़ा करेंगे। आज ये योग ऋषि बाबा रामदेव के साथ नहीं खड़े होते, जो सैकड़ों सालों में इतने के बाद आज योग को उस ऊंचाई पर पहुंचा रहे हैं। ये एयर मार्शल AK भारती, यद्यपि हम फौज के किसी व्यक्ति की जात नहीं गिनाना चाहते, इन्होंने गिनाया था इसलिए, जो एयर वाइस मार्शल हैं, जो उस समय डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशन थे, ऑपरेशन सिंदूर में, वो यादव समाज से हैं। उन्होंने केवल यह बोल दिया था कि उन्होंने रामचरितमानस की चौपाई बोल दी थी कि विनय न मानस जलद गए 3 दिन बीत, तो उनके खिलाफ खड़े हो गए और जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ ले आएंगे, अविश्वास का प्रस्ताव लाने की बात करेंगे। बंगाल में यादव मारे जाएंगे, दार्जिलिंग में उनसे मतलब नहीं है। इसलिए मैं तो यादव समाज से कहता हूं, आत्मचिंतन करिए। मोहन यादव जो धर्म संसद कर रहे हैं उज्जैन में, या अखिलेश यादव जो मस्जिद में खड़े हैं, या लालू यादव जो ताजिए के ऊपर सिजदा कर रहे हैं, या योग ऋषि बाबा रामदेव, मुझे विचार से इस पर विचार करिए। चुनाव पप्पू जी आगे बहुत नहीं, पप्पू जी जब आप बोल रहे थे तब मैंने सुधांशु जी को भी नहीं बोलने दिया था। भारत की संस्कृति से जुड़ी हुई चीज। ओके, देखिए पप्पू जी जब आप बोल रहे थे तो मैंने सुधांशु जी को भी नहीं बोलने दिया था, वो भी इंतजार कर रहे थे। थोड़ा तो सब्र रखिए दादा। धन्यवाद, थैंक यू। बोलिए सुधांशु जी 10 मिनट बोल लिए। मेरी बात महुआ जी को भी लाइए। पहले आप इनको बताइए कि बाबा साहब अंबेडकर को इतना अपमान किसने किया। उन्हें यह बताइए कि दलितों को घर में प्रवेश नहीं करने, घोड़ा पर नहीं चढ़ने, दलितों को पानी पीने का अधिकार नहीं देना। इनको आप पूछिए मनु स्मृति के साथ कौन खड़े थे, गोलवरकर या सावरकर नहीं थे क्या? इनके गोलवरकर के किताबों में क्या लिखा हुआ है? इन्हें पूछिए महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले के साथ जो इतना बड़ा अपमान हुआ वो किसने किया? इन्हें पेरियार के इतिहास के बारे में पूछिए कि उसने किसने किया। इन्हें बुद्ध के बारे में पूछिए कि शंकराचार्य के कंधों पर रख के राजा महाराजाओं ने बुद्ध को कैसे भगाया। इन्हें पूछिए जब मंडल कमीशन की लड़ाई पूरा देश का दलित ST लड़ रहा था, इन्होंने कमंडल ला करके BP सिंह की सरकार को और कर्पूरी ठाकुर को किसने गिराया। इन्हें पूछिए कि कर्पूरी ठाकुर को किसने अपमानित किया। इन्हें पूछिए जब ये दलित ST की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा आरक्षण पर हमला किसने किया। इन्हें एक बात पूछिए कि मुसलमान की बात ये करते हैं, मैं इनसे मुसलमान की बात नहीं करना चाहूंगा। इनको किसने रोका इनको कि जो बाहर के लोग हैं जो मर गए, ये 6 महीना पहले वोटर लिस्ट हम नहीं रोकेंगे, इनको कहेंगे कि निकालिए। लेकिन इनसे मैं पूछना चाहता हूं कि क्या जो आधार कार्ड है, जिसकी पैदाइश हुई, जो यहां जन्म ले रहा है, 14% मैट्रिक का मात्र सर्टिफिकेट है, रिहायशी नहीं है 73% बाढ़ वाले को, पत्री नहीं है 92% लोगों को, और अभी पर्चा बांटा गया है, इनको जानकारी कहां से मिल गई? यही चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग दफ्तर बना हुआ है। हम तो कह रहे हैं कि निकालो, कौन कहता है नहीं निकालो? लेकिन कोशिश सीमांचल में से ज्यादा है, दिल्ली में ज्यादा, गुजरात में 100% से ज्यादा, दिल्ली में 150%। 37 जिलों में सरकार इनकी थी। चुल्लू भर पानी में डूब के क्यों नहीं मर जाते हैं? अब आइए यादव की बात करता है। ये इनको मैं बता दूं, एक बात याद रखिएगा, आप पिछड़ों के कितने बड़े विरोधी हैं, आपका RSS में एक भी, आपके पॉलिटिकल चीजों में एक भी आपके जादव नहीं है। आप जादव की बात करते हैं, और मुसलमान को सबसे ज्यादा अच्छा बोहरा समाज में इस्लाम की तारीफ नरेंद्र मोदी ने की। साध को क्लियर चिट दे दिया हाई कोर्ट, और डोभाल जाकर के साध को निकाल के ले गए थे। और जमात को की तारीफ करने वाला नरेंद्र मोदी जी, इस्लाम के थॉट प्रोसेस को तारीफ करने वाला। हर लोग रामनवमी में मुसलमान होते हैं, हम लोग ध्वजा उठाते हैं, हर वर्ग हर धर्म को हम लोग सम्मान करते हैं। क्या आपत्ति थी? आप हिंदू मुसलमान की बात करते हो। मुसलमान क्या है? क्या आप नफरत पैदा करते हो। कभी आप कहते हो मुसलमान का वोट चाहिए, कभी आप कहते हो जाकर के पाकिस्तान में सबसे पहले कौन गया? नरेंद्र मोदी जी।
क्या बोल रहे महुआ हैं मांझी जी मोदी एंड सुधांशु त्रिवेदी, आप भूल गए? सतीश जी, पंकज जी आ रहा हूं। आप कौन गया जिन्ना के मजार पर? ओके पप्पू दादा, कौन गया जिन्ना के मजार पर? क्या बात आप करते हो? ओके महुआ जी आ रहा हूं। ओके क्विक रिस्पांस, सुधांशु जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, फिर आ रहा हूं महुआ जी। सुधांशु जी 30 सेकंड्स एंड देन महुआ जी। क्विक रिस्पांस पप्पू जी को। बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट जवाब देता हूं पप्पू जी, थैंक यू। फिर महुआ जी झूठा भ्रामक प्रचार कांग्रेस को बंद करना चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया कांग्रेस ने। बाबा साहब अंबेडकर जनवरी 1952 में चुनाव हारे। 16 जनवरी 1952 को जवाहरलाल नेहरू ने एडविना माउंटबेटन को लेटर लिखा है, सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू में पब्लिश्ड है, जिसमें लिखा है कि अंबेडकर हैज बीन ड्रॉप्ड। मुझे खुशी है इस बात की कि अंबेडकर चुनाव हार गए हैं। और पप्पू यादव जी कान खोल के सुनिए, ये जवाहरलाल नेहरू लिख रहे हैं। वो कह रहे हैं अंबेडकर हैज जॉइन हैंड विद सोशलिस्ट, तो सोशलिस्ट ड्रॉप हैव लॉस्ट देयर रिप्यूट, बट अंबेडकर हैज जॉइन हैंड विद हिंदू फंडामेंटलिस्ट, यानी वो हिंदूवादियों के साथ जुड़ गए। जवाहरलाल नेहरू सिलेक्टेड वर्क 16 जनवरी 1952। सर भागिए नहीं, सुन के जाइए, क्योंकि फैक्ट आपके लिए बहुत। दूसरा, इन्होंने बौद्ध धर्म की बात कही, तो बाबा साहब अंबेडकर ने खुद राइटिंग्स एंड स्पीचेस ऑफ बाबा साहब अंबेडकर पब्लिश्ड बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट इन 87, रीपब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जनवरी 2014। यह सरकारी डॉक्यूमेंट है बाबा साहब की स्पीच का, उसका वॉल्यूम 17 चैप्टर नंबर 9, उसका शीर्षक है डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म। उसके फर्स्ट पेज पे बाबा साहब ने लिखा है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट दैट द डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म वाज ड्यू टू द ब्रूटल इन्वेजन ऑफ मुसलमान। आप इस ढंग की बातें कह के बाबा साहब का अपमान करते हैं। मंडल कमीशन की बात है तो शरद यादव जी ने कंचा एलैया की किताब में ए न्यू पाथवे टू शूद्रास, उस किताब का नाम है, और राइटर है घोर संघ के विरोधी कंचा एलैया, जिसमें एक चैप्टर खुद लिखा है शरद यादव जी ने। और शरद यादव जी लिखते हैं कि बीपी सिंह लागू नहीं करना चाहते थे। बीपी सिंह ने मुझे बुलाया 6 अगस्त को और उन्होंने कहा कि मैं ये मंडल को लागू करिए। मेरे कहने पे लागू करने को तैयार हुए तो वीपी सिंह ने कहा 15 अगस्त को मैं लागू करूंगा। और आप सोचिए ना, 15 अगस्त को क्यों नहीं अनाउंस करेगा, 9 अगस्त को क्यों अनाउंस हुआ? तो जानते हैं शरद यादव कहते हैं मगर देवीलाल की रैली तो 10 अगस्त को है। अगर उससे पहले आपने अनाउंस नहीं किया तो अधिकांश सांसद वहां चले जाएंगे। उस समय तक जाट समाज ओबीसी में नहीं आता था। तो देवीलाल की रैली को रोकने के लिए हुआ है। यह खुद शरद यादव ने अपनी कलम से किताब में लिखा है। और मंडल कमीशन के एकमात्र एससी सदस्य थे LR नायक, जिन्होंने मंडल की सिफारिशों का विरोध किया। मैं नहीं कह रहा हूं, इट इज ऑन रिकॉर्ड है। और दलितों के मसीहा बनते हैं। एससी को रिजर्वेशन नहीं दिया लालू प्रसाद यादव जी के पूरे शासनकाल में, जिला पंचायत और ग्राम पंचायत में। वो हमारी और नीतीश कुमार जी की सरकार आने के बाद मिला। देश की पहली दलित मुख्यमंत्री बनने जा रही थी, मायावती के ऊपर जानलेवा हमला किया मुलायम सिंह और कांग्रेस के समर्थन से मुलायम सिंह यादव ने। और ये मायावती जी का खुद का रिकॉर्डेड बयान है, उनका वर्ड है, मेरा नहीं, कि मुलायम सिंह के गुंडे अनकोट मेरी जान लेना चाहते थे। इसलिए आप जो बात करने की बात कहते हैं। और दूसरी बात कहना चाहता हूं, ये यादव समाज की बात करते हैं। हमने 2 यादव मुख्यमंत्री दिए, बाबूलाल गौड़ और मोहन यादव। मैं चैलेंज करके कहता हूं, इनके यादव परिवार के बाहर एक व्यक्ति को नहीं दिया। क्या है सत्ता, क्या है आज भी आप देखिए। तेजस्वी यादव जी नेता प्रतिपक्ष विधानसभा, राबड़ी जी नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद, लालू प्रसाद यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष राजद। वाह, परिवार की ओर रहे ताकत पूरी। इसलिए हिंदू समाज में खूब बढ़ाते रहो दूरी। भाषा पे लड़ाओ, उत्तर दक्षिण पे लड़ाओ, क्षेत्र पे लड़ाओ, जाति पे लड़ाओ, ताकि टुकड़े टुकड़े होते रहे। और एसआईआर की बात पे कहूं, जब साफ साफ है कि 2003 से पहले जिनका नाम है उन्हें कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, 2003 से पहले जिनके मां बाप का नाम है उनको भी देने की जरूरत नहीं। तो मेरे भाई बता दीजिए, ये कौन से 51 लाख लोग आ गए जो खुद भी वोटर नहीं थे 2003 में, जिनके मां बाप भी वोटर नहीं थे, उनके पास रेजिडेंसी सर्टिफिकेट भी नहीं है, और जनसंख्या से ज्यादा आपके आधार कार्ड हैं, उसके बाद भी अगर कोई चाहता है तो मैं कहना चाहूंगा, अगर अंग्रेजों के जमाने में मीर जाफर ने सोचा था कि बंगाल के रास्ते अब विदेशी आ जाएंगे और मेरी सत्ता बची रहेगी, तो मीर जाफर भी बचा नहीं था, जयचंद भी बचा नहीं था। तो विदेशी घुसपैठियों के दम पर सत्ता का ख्वाब पाने वालों को अपना मुस्तकबिल मांझी में देखकर तय करना चाहिए, अर्थात अपना भविष्य इतिहास में झांक कर देखना चाहिए। महुआ जी, सुधांशु जी से कुछ पूछिए, वो जवाब कहाँ दे देते हैं समझ नहीं आता, बट आई रियली वांट टू नो। महुआ जी, हो क्या रहा है संसद में, हमारे सांसदों को क्या हो रहा है? पंकज जी आ रहा हूँ, सतीश जी आ रहा हूँ।
देखिए अभी अभी जो बात कही गई, ये जो बिहार को लेकर SIR को लेकर बात कही गई, उसमें आप बताइए कि अगर सब कुछ सही है, सही चल रहा है, तो प्रतिष्ठित पत्रकारों पर FIR क्यों हो रहा है जब वो वहाँ की सच्चाई दिखा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। BLO क्या खेल खेल रहे हैं ये भी आप देख सकते हैं। और वहाँ पे FIR होना ही अपने आप में साबित करता है कि उस गड़बड़ी को दिखाने वाले से आप चुप रहना चाहते हैं। आप बताइए कि बिहार के कितने लोग, छठ में आपने देखा होगा कि ट्रेन और बस में लद के किस तरह से लोग आते हैं, दिल्ली से, महाराष्ट्र से, हमारे झारखंड से, हर तरफ बिहार के लोग गए हैं। अब आपने देखा है कि किसी बस में, किसी ट्रेन में कोई भीड़ है कि लोग आए हैं अपना आधार कार्ड चेक कराने या अपना वोट का जो भी कागज़ वगैरह उनके पास है, कहीं कोई सुगबुगाहट नहीं है, और आप कह रहे हैं कि इसमें इतने सारे फर्जी नाम हैं। ये जांच का विषय है, इसमें जांच होना चाहिए। और हमें डर है कि एक बार बिहार में अगर इसको चुपचाप हम लोग मान लें तो बाद के दिनों में पूरे देश के दूसरे राज्यों को भी इस तरह की परेशानी उठानी पड़ेगी। और जिस तरह से चुनाव आयोग TN सेशन के समय में जिस तरह से उनके प्रति विश्वसनीयता थी, वो फिर से कायम होना चाहिए, क्योंकि एक निष्पक्ष और तटस्थ होना चाहिए चुनाव आयोग को इस देश में। और जिसके लिए ये विरोध हो रहा है, सभी लोग 267 का नोटिस डाल रहे हैं, मैंने भी डाला है, वहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है। तो कम से कम लोकतंत्र की जो लाज है उसे रख लिया जाए। सत्ता पक्ष को क्या परेशानी है इसको मानने में? अगर SIR पर सबको शक है तो उसको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, बताना चाहिए। वैसे भी माननीय सुप्रीम कोर्ट 28 जुलाई को उस पर कुछ निर्णय देने वाले हैं, उसके बाद कम से कम सामने आकर वही करना चाहिए जो जनता चाहती है, ये देश चाहता है। और इसके अलावा जो कांग्रेस को लेकर जो बात कही जा रही है हमारे माननीय पूर्व उपराष्ट्रपति को लेकर, तो ये लोकतंत्र की जो खूबसूरती है वो किसी समय हमारे ये जो सेंट्रल हॉल है वहाँ दिखाई देती थी इसके पहले, लेकिन उसमें ये भाजपा नहीं चाहती है, सत्ता पक्ष नहीं चाहती है कि वहाँ सभी पार्टी के लोग एक साथ बैठे, एक साथ स्वस्थ बहस करें। वो एक दूसरे से दूर जाए, कटे कटे रहे, इसलिए नई बिल्डिंग बना के उनको कैद कर दिया गया। आपको पता होगा जो ड्राइंग रूम नुमा जो लॉबी बनी है सांसदों के बैठने के लिए, इस बार हम लोग जाकर देख रहे हैं कि उसमें भी दरवाज़ा लगा दिया गया, बंद कर दिया गया कि कोई किसी का चेहरा ही ना देखे, पक्ष वाले पक्ष का चेहरा ना देखे, विपक्ष वाले तो देखे ही नहीं। और बीच में एक नए बिल्डिंग में एक पेंडुलम लटका दिया गया है, पता नहीं वो पेंडुलम गोल गोल घूम रहा है दिन भर, उससे क्या मायने हैं? उस जगह पे सेंट्रल हॉल होना चाहिए था। तो ये नहीं चाहते हैं कि कोई किसी से स्वस्थ रिलेशन रखे। और इसी को लेकर जो अभी माननीय पूर्व उपराष्ट्रपति पर बातें आ रही हैं कि कांग्रेस से जुड़ाव, या वो सबसे व्यक्तिगत संबंध अच्छा रखते थे, क्योंकि हम सब उसके गवाह हैं। जब भी हम लोग वॉकआउट करते थे तो तुरंत वहाँ से अंदर से कोई मार्शल या कोई मिनिस्टर आके कहते थे बाहर में माननीय खड़गे जी को कि आप सभी लोग चलिए, चाय पे बुला रहे हैं। तो चाय पे जाते थे, हम लोग चाय पीते थे, वहाँ तमाम मिनिस्टर्स भी होते थे, हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी रहते थे। उसी तरह चाय के चक्कर में तो चलते हो, मुझे लग रहा है चाय तो भारी पड़ गई। संसद चलता था, मैं बता रही हूँ, संसद चलता था तब भी करते थे, और जब संसद नहीं चलता था, मुझे याद है मुझ जैसे एक सामान्य व्यक्ति को भी उन्होंने वहाँ से फ़ोन किया, फ़ोन करके बर्थडे विश किया। मैं रांची में थी, मेरे परिवार के हालचाल लिया। ये उनका व्यक्तिगत स्वभाव था। ये अच्छी बात है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई पार्टी अलग हो और उनसे किसी का व्यक्तिगत संबंध रहे तो इस पर सवाल उठाया जाए। जी, ये चाय के चक्कर में आपने धनखड़ जी को चलता कर दिया क्या? नहीं, हमने क्यों चलता किया? अभी नहीं, मैं तो सुधांशु जी से नहीं मैम, सुधांशु जी से पूछ रहा हूँ, महुआ जी सुधांशु जी से पूछ रहा हूँ। और आपको पता होगा कि पार्लियामेंट में मैं आज भी दिन भर थी, आज भी दिन भर मैं पार्लियामेंट में थी, आज भी इसी पर चर्चा हो रही है। इसी पे तो दो ही तो बात है मैम, मैंने तो शुरू ही इससे किया। क्योंकि सुधांशु जी बता दीजिए जरा, पिछले सत्र में आपको पता होगा ये चाय के चक्कर में चलता किया गया आपने कि कांग्रेस ज्यादा कांग्रेस कनेक्शन ऑनर हो गया, हुआ था, ज्यादा रिपोर्टें आ गई, ज्यादा जानकारी आ गई, घरों में जाके कौन मिल रहा है। पहले तो मुझे बताया जा रहा था सूत्रों के हवाले से स्पीच भी वेट होती थी, अब सब कुछ अपने आप होने लगा। उस दिन वो किसी के, अब क्या बोलूं सुधांशु जी, ज्यादा आप ही बता दीजिए। देखिए ऐश्वर्य जी, पहला तो मैं विनम्रता से कहना चाहूंगा, आपने कहा कि मुझसे क्या पूछा गया और मैं क्या जवाब देने लगा,
तो मैं सारे दर्शकों से कहूंगा, मैंने पॉइंट बाय पॉइंट रिबटल किया है पप्पू यादव जी का। अब अगर आपका ही अपनी डिबेट में ध्यान कहीं और था तो फिर वो विषय अलग है, कोई दर्शक जाके देख ले। मैंने पॉइंट बाय पॉइंट जवाब दिया है पप्पू यादव जी का, क्योंकि मुझे पैनलिस्ट ने जो बोला है उसका काउंटर करना ही मेरा काम है। अब जो महुआ जी ने बोला मैं उस पर जवाब देना चाहता हूं। इन्होंने महामहिम उपराष्ट्रपति के बारे में ये कहा, यदि किसी ने ये कहा कि स्वास्थ्य कारणों से वो इस्तीफा दे रहे हैं तो बहुत नितांत निजी चीज है, इसके ऊपर राजनीति नहीं करनी चाहिए। यदि सोनिया जी ने 2024 में निर्णय लिया कि वो रायबरेली नहीं लड़ेंगी, वो राज्यसभा से जाएंगी, तो हमने इसको कभी मुद्दा नहीं बनाया। स्वास्थ्य वाले विषय को मुद्दा नहीं बनाना ही अधिक उचित होता है। जहां तक धनखड़ जी के प्रति सम्मान की बात है, तो पिछले ही संसद सत्र में ये लोग अविश्वास का प्रस्ताव लाए थे, वहां तक तो चलिए ठीक है, आपका संवैधानिक अधिकार है। आपने अनाप शनाप बातें बोली, धनखड़ जी ने दुखी होकर संसद के पटल पर अपने मन की पीड़ा की अभिव्यक्ति की। इसके बाद संसद भवन के गेट के ऊपर उपराष्ट्रपति जी की अभद्रतापूर्ण मिमिक्री की गई इनके सांसदों के द्वारा, और सांसदों का समूह उस पर अट्टहास कर रहा था। राहुल गांधी जी उसका वीडियो बना रहे थे, और वो मिमिक्री भी कितनी झूठी थी। संसद के अंदर हुई किसी घटना पे आप व्यंग कर रहे हो तो समझ में आता है। उसमें दिखाया जा रहा था कि महामहिम उपराष्ट्रपति तत्कालीन धनखड़ जी राहुल गांधी से कह रहे हैं, यू आर लायर, आई एम ए लायर। अरे भाई, राहुल गांधी तो लोकसभा के सदस्य राज्यसभा में है ही नहीं। इसका मतलब केवल बहाना बनाकर राहुल गांधी और उसकी वो कर रहे हैं। राहुल गांधी खुद वीडियो बना रहे हैं। जिन्होंने इतने निम्न स्तर पर जाकर संवैधानिक दृष्टि से भारत के दूसरे सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति का इतना अभद्रतापूर्ण अपमान भारत की संसद के गेट के ऊपर किया और अविश्वास के प्रस्ताव लाए, जिसकी पीड़ा की अभिव्यक्ति खुद उपराष्ट्रपति महोदय ने की, वो आकर आज जब बोलने का प्रयास करते हैं और उनके व्यक्तिगत स्वास्थ्य के ऊपर राजनीति करने का प्रयास करते हैं, तो मैं इसे अवांछनीय और निंदनीय मानता हूं। अंशु जी, ध्यान तो मेरा यही है, कई बार शर्मा इधर उधर कर देता है, लेकिन मैं आपको बात बता रहा हूं, पक्ष को पप्पू यादव जी इधर उधर ले जाने की कोशिश करते हैं। आप भी थोड़ा जो आपके लिए आसान है उस पे बोलते हैं। धनखड़ जी पे आप बोल नहीं रहे, धनखड़ जी पे आप बोलना नहीं चाह रहे हैं कि क्या ये कैसे वो अचानक ऑपोजिशन मैग्नेट बन गए, कैसे वो आपके लिए इतने अनटेनेबल बन गए, ये तो क्लियरिटी है। अब तबियत खराब, सुधांशु जी आप भी राज्यसभा के माननीय सांसद हैं, अब एक दिन में संसद के पहले दिन क्या तबियत खराब होती है, आप ज्यादा नहीं बोलना चाहते, इट्स ओके। लेकिन सतीश जी, ये अखिलेश यादव को कुंभ से इतनी दिक्कत थी, ये अखिलेश यादव को कुंभ से इतनी दिक्कत थी कि वो पूरे डिंपल यादव, धर्मेंद्र, सबको लेके वो वहां सुनहरी मस्जिद में पहुंच गए कि बोले अगर वो कुंभ में जाएंगे, अगर वो कांवड़ियों के ऊपर फूल की वर्षा करेंगे तो मैं जाऊंगा और मस्जिद के अंदर जाऊंगा। इससे ज्यादा हिंदू मुसलमान कभी हुआ है? कोई विकास की बात नहीं, कोई डेवलपमेंट की बात नहीं, कोई कुछ नहीं। आपने नहीं पॉइंटेड सवाल पूछा है तो पॉइंटेड जवाब दूंगा। अखिलेश यादव और उनकी फैमिली कुंभ में भी गए थे, स्नान किया था। एक्चुअली सुधांशु जी और उनके अनुयायी और उनके साथीगण ये चाहते नहीं हैं कि उनको कुंभ से जोड़ा जाए, वो चाहते नहीं है। तो आप जितना ज़्यादा कुंभ करोगे, राजनीति यही कहती है कि वो थोड़ा मस्जिद की तरफ जाएंगे, ये आपको फायदा भले पहुंचा दे, लेकिन वो जाएंगे उधर। आपको क्या दिक्कत हो रही है? और आप कहिए कि वो कुंभ में सब कुछ, जब तक धर्मनिरपेक्ष की बात अभी कर रहे थे अपने सुधांशु जी, तो आपको क्या दिक्कत है? होने दीजिए मीटिंग। मैं मानता हूँ दोनों गलत है, अगर जब तक आप धर्मनिरपेक्ष हैं तो। ये जो सुधांशु जी ने कहा ना कि मैं यहाँ काउंटर करने आया हूँ, तो बस वो दिल से बोलते हैं कि नहीं, मन से बोलते हैं कि नहीं, वो काउंटर खाली करते हैं। काउंटर उनका भी 15 हो जाएगा, 15 तरह का बात हो जाएगा, है कि नहीं? अरे भाई, अंबेडकर साहब हिंदू धर्म छोड़ के बुद्ध धर्म अपनाया था ना। हिंदू धर्म में रहते अगर इतना ही सब कुछ अपने सोशल स्ट्रक्चर में ठीक रहता तो क्या इन लोगों ने अंबेडकर की पुतले नहीं जलाए थे? आरएसएस के जुड़े हुए लोगों ने, हिंदू परिषद के लोगों ने। भाई आप झूठ निकालो एक तरह का, इधर का निकालो उधर। मोटी बात मैं आपको बता रहा हूं ऐश्वर्या, आप लोग चाहे सुधांशु जी, देखिए संवैधानिक संस्थाएं आदि आदि का जितना आप सम्मान करेंगे उतना ही भारत का भविष्य उज्जवल होगा। आज आप जो कर लीजिए, कर सकते हैं, लेकिन इसके नतीजे
अच्छे नहीं होंगे सुधांशु जी, आप प्रख्यात विद्वान हैं, लेकिन मैं आपसे बार बार आपसे डिबेट में ही कह रहा हूं कि आप मोनोटोनस काउंटर करने वाले मत बनिए। आप बड़े राजनेता हैं और आपको बड़े बनना चाहिए। ये पार्टी से ऊपर उठ के भी बात एक राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्र के प्रवक्ता के रूप में बोलना चाहिए। गड़बड़ के पार्टियों की लड़ाई तो होती रहेगी, आप उसके निकालोगे, उनके आप 4-5 निकाल लेंगे, कुछ नहीं बनेगा देश का। सुधांशु जी एक साथ जवाब दे दीजिएगा। ट्रंप साहब, रत्नाकर जी से पूछ रहा हूं, फिर एक साथ जवाब साहब का जिक्र किया ना। थैंक यू। 6 फरवरी पंकज जी आ रहा हूं, आज महुआ जी आ रहा हूं, 24 बार होला। ओके सतीश, रत्नाकर त्रिपाठी जी। अब देखिए ना, धनखड़ जी को बहुत पीड़ा हुई सुधांशु जी के शब्दों में, लेकिन वो पीड़ा भी इतनी गहरी नहीं थी कि धनखड़ जी ने स्वास्थ्य कारण से रिजाइन कर दिया बताते हुए। उस पीड़ा को भी धनखड़ जी सह गए कि मेरी मिमिक्री हो रही है, क्योंकि मिमिक्री वो जानते हैं किसने किससे सीखी, प्रधानमंत्री जी सीखी। ऐसे 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 करके संसद में कौन मिमिक्री करता है? सरकार, विपक्ष के लोगों की, विपक्ष के नेता की, प्रधानमंत्री जी करते हैं। तो मिमिक्री से आपको इतना क्यों कष्ट हो रहा है? अरे सारी दुनिया जानती है कि धनखड़ जी बिजनेस अफेयर्स कमेटी में जेपी नड्डा साहब और रिजिजू जी संसदीय कार्य मंत्री नहीं गए, उन्होंने उसको रिशेड्यूल किया, इस्तीफा दे दिया। क्या बोलते हैं? आपके खिलाफ बोल देते हैं कि नहीं नहीं मुझे बड़ा बेइज्जत किया गया है। थोड़ा सा उनको रीढ़ की हड्डी आई, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के बाद अपने आप को बचा लिया। रही बात सुधांशु जी सर की, एक कहावत है, जहां अचानक होने लगे निज आदर सम्मान, तहां सदा शंकित रहे जो चाहे कल्याण। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन सर कब से तय था? बिहार का इलेक्शन जमाने से 5 साल से जानते होंगे, 3 ही महीने में सब रिवीजन होने लगा। सब जानते हैं इसी आपके हाथ की कठपुतली हो गई है। अब आप बोलेंगे वहां जीतती है तो नहीं होती है, यहां जीतती हो तो नहीं होती है, यहां बोल देते हैं आप। नहीं सरकार, इसी आपके हाथों से उतना ही खेलती है जिसमें जनता को आप ये बता सकें कि हम सही भी हैं और वो हमको गलत बोल रहे हैं। और आप क्या लोगों का उपयोग नहीं करते हैं? अभी 2 दिन पहले चीफ जस्टिस ने कहा ईडी से कि पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने का टूल आप मत बनिए। हमसे कहा आप जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का उपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, उस पे बोला। और हां सुधांशु जी, मीर जाफर गया, जयचंद गया, आप भी जाएंगे। अनिल मसीह ने चंडीगढ़ के मेयोरल इलेक्शन में भाजपा के पक्ष में मुहर लगाते पकड़े गए थे और किसी के नहीं। आपको जहां मौका मिलता है आप बेईमानी करते हैं, आप तो वाक्यों पे बेईमानी करते हैं। आपने एक दिन मुझसे कहा कि काशी के ब्राह्मण हैं, सरयू पारी होंगे, जरा पता कर लीजिए दत्तात्रेय होसबोले जी जो हैं वो चितपावन नहीं है, जाइए पुछवा के आइए ना। बेलगाम में पैदा हुए दत्तात्रेय होसबोले चितपावन ब्राह्मण ही है, महाराष्ट्रियन ब्राह्मण ही है। कर्नाटका में पैदा हुए, अगर मैं लंदन में पैदा होता तो मैं क्या काशी में आकर के सरयू पारी ना होता? आप झूठ बोलते हैं, शूट एंड स्कूट करते भाग जाते हैं, अगली बार कौन पूछने वाला है? धनखड़ जी के बारे में आप लगातार झूठ बोले, आप बोल दीजिए ना कि आहत हुए तो इस्तीफा दे दिया उन्होंने, इसमें कौन सी बात है? आप बोल दीजिए कि सर का रिवीजन है। 3 महीने के अंदर इतने सारे वोटरों को डिस्क्वालीफाई कर दिया जा रहा है, उनकी सुनवाई के लिए भी 45 दिन का समय होना चाहिए ना। उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, 3 महीने में क्या क्या कर लेंगे आप सरकार? इसलिए करेंगे कि आप ओके रत्नाकर जी किसी तरह से कब्जा कर। सुधांशु जी इस काउंटर, पंकज जी आ रहा हूं उसके बाद। वैसे ऐश्वर्य जी, अब मुझे बताइए, मुझे जवाब क्या देना है? अब ये देखिएगा, अब इतने व्यक्ति इतना विषय वहां से वहां तक खींच देते। नहीं, अब सुनिए तो जी, हाँ सुनिए। रत्नाकर त्रिपाठी जी सरजू पारीन ब्राह्मण पे ले आए, विषय है एसआईआर और सांप्रदायिक तुष्टीकरण की राजनीति। अब जरा मेरा मार्गदर्शन कर दीजिए कि मैं क्या जवाब दूं। या अनाप शनाप जो बोला जा रहा है इसका जवाब दूं, या फिर यह अनाप शनाप को इग्नोर करके मुद्दे पे जवाब दूं? जरा आप इस समय सभापति की तरह मेरा मार्गदर्शन कर दीजिए, फिर मैं जवाब देता हूं। से देखिए, आपने जैसे सभापति का पैकअप किया है, वैसे आप मेरा पैकअप कराने के चक्कर में है, मेरे को ऐसा लग रहा है। आप मेरा पैकअप मत कराइए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं सुधांशु जी, ये कुछ भी कहीं भी कुछ भी बोलते हैं। अभी रत्नाकर जी को तो काउंटर करना रत्नाकर जी खुद जानते हैं, लेकिन सुधांशु जी ये एक रियलिटी है। वो कह रहे हैं आप जितना कावड़िया करेंगे वो उतना मस्जिद करेंगे। ये कावड़िया मस्जिद हो रहा है, ये हो क्या रहा है? देखिए, मैं अपनी अल्प बुद्धि से रिवर्स ऑर्डर में ओके
रत्नाकर जी से लेके सतीश के सिंह जी की बात का संक्षेप में उत्तर देने का प्रयास करता हूं। पहली बात, ये ब्राह्मण पे ले आए तो भारत की राजनीति में इकलौते ब्राह्मण ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने नाम के आगे पंडित लगवाया, जो बीफ भी खाते थे और विस्की भी पीते। आप झूठ बोल के निकले थे। प्रेसिडेंशियल आर्काइव, मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, ड्वाइट आइजनहावर की प्रेसिडेंशियल आर्काइव में ये दिसंबर 1959 में गए, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा फिलेट मैगन, एक पर्टिकुलर टाइप की बीफ होती है वो, और स्कॉच विस्की उनका वो है, और ये डिक्लासिफाइड हुई है 16 सितंबर 1978 को यूएस प्रेसिडेंशियल आर्काइव में डिक्लासिफाइड होके। दूसरे आपके जबरदस्त ब्राह्मण हैं जो कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहनते थे, जिनके दादाजी मरहूम फिरोज साहब इलाहाबाद की पारसी सिमेट्री में दफन हैं। तो एक पंक्ति में कहूं, धर्म बदल गया, जात बदल गई, अब आया है गोत्र, और बाबा बैठे सिमेट्री में और जनेऊधारी हैं पौत्र। तो खैर उस विषय पे न जाके अब अगले विषय पे आता हूं। बीएससी की आपने बात कही महोदय, बीएससी की मीटिंग नड्डा जी और किरण रिजिजू जी के कहने पर शिफ्ट नहीं की गई। मैं बीएससी का सदस्य हूं, यद्यपि अंदर की बात बोलना उचित नहीं, पर मैं कह रहा हूं जयराम रमेश जी ने यह कहा कि किसी विषय के ऊपर वो अपनी पार्टी से बात करने के बाद ही डिस्कशन के टाइम के बारे में निर्णय लेना चाहेंगे। तो सभापति के रूप में धनखड़ जी ने, और उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष का क्या विचार है, तो नड्डा जी ने और किरण रिजिजू ने कहा कोई बात नहीं, हम दोबारा मिल लेते हैं। यह कांग्रेस की सिफारिश पे हुआ, आप जाकर अपने लोगों से चेक कर लीजिए। प्रमोद तिवारी जी भी बैठे हुए थे, त्रिचू शिवा जी भी बैठे हुए थे, यह प्रस्ताव जयराम रमेश जी की तरफ से। इसीलिए हम कहते हैं आप लोग हवा में बहुत सारा आरोप लगाने लगते हैं। अब सतीश के सिंह जी कितना जबरदस्त बात बोल गए, कहते कुंभ में जाना भी गलत है और मस्जिद में जाना भी गलत है। भाई साहब, कुंभ तो 100% सेकुलर बात है, इसमें तो 50 लाख विदेशी आए। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी कोलिन पावल भी आई। ये सोनिया गांधी जी 2001 में जा गई थी। इसमें तो गैर हिंदू भी जाता है। कैसे आपने इक्वेट कर दिया? यह एकमात्र धार्मिक यात्रा जिसमें उस धर्म को न मानने वाले भी जाते हैं। सतीश के सिंह जी, चैलेंज करके कहता हूं, किसी गैर मुस्लिम को कहिए जो कहे कि हज की यात्रा करनी है, या गैर क्रिश्चियन को कहिए वेटिकन की यात्रा करनी है। सोनिया जी 2001 में जाकर कुंभ में बाकायदा उस संगम नोस पे स्नान करके आई थी। चैलेंज करता हूं, राहुल गांधी जी बगैर अपना मजहब बदले मक्का की यात्रा करके दिखा दें। इसलिए आप जब दोनों की तुलना करें तो सर ईमानदारी से किया करिए। और बाबा साहब अंबेडकर के बारे में आप लोगों के विचार बहुत दुख देने वाले होते हैं। 1952 में जब अपना इलेक्शन हारे तो कांग्रेस का प्रत्याशी नारायण कालजोलकर था। मैं लोगों को बताना चाहता हूं, बाबा साहब 14,000 वोट से हारे और नारायण कालजोलकर के पक्ष में 74,000 वोट इनवैलिड किए गए। तो बाबा साहब ने अप्रैल 1952 में इलेक्शन पिटीशन दायर की। भारत में चुनावी धांधली के पहले शिकार वो थे। उन्होंने कहा कि यह छल पूर्वक मेरे 74,000 वोट डिस्क्वालीफाई किए गए, और उस नारायण कालजोलकर को 1972 या 73 में पद्म भूषण दिया कांग्रेस ने। इससे बड़ा अपमान हो सकता है? और बाबा साहब को भारत रत्न नहीं मिला, वो जब हमारे समर्थन की सरकार आई तब मिला। इसलिए महोदय, ये रत्नाकर जी बोले सब समझ में आता है। आप लोग तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, थोड़ा संतुलित रह के, थोड़ा तथ्यात्मक आधार पे बोला करिए तो जनता के लिए ज्यादा बेटर रहेगा। और मैं लाखों दर्शकों से कहता हूं, ना मेरी बात पे यकीन करिए ना इनकी बात पे, जो जो फैक्ट बोला है सब जाके चेक करिए और उसके बाद सोशल मीडिया पे लिखिए कि किसने सही बोला किसने गलत बोला। सोशल मीडिया पे तो सुधांशु जी क्या क्या लिखा जा रहा है, क्या क्या बताऊं आपको। लेकिन पंकज जी, माफी चाहता हूं पंकज जी, इतना देर आपने वेट किया, माफी चाहता हूं। सतीश जी प्लीज वेट। पंकज जी बकना अलग बात है सोशल मीडिया पे, नो आई अंडरस्टैंड, मगर फैक्ट को काउंटर करना हो तो फैक्ट से करिए। पंकज जी, धनखड़ जी पे बात होनी थी लेकिन बिहार की तरफ मुड़ गई। तो बिहार के बारे में एक बात मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी जो इंटरनल सर्वे करवा रही है एसआईआर के बारे में, टेलीफोनिक सर्वे, उसमें क्या परिणाम आ रहे हैं सुधांशु जी जरा उसको सार्वजनिक कर दें। 75% से ज्यादा लोग एसआईआर के खिलाफ हैं और इस कारण से भारतीय जनता पार्टी को बिहार में बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। आप 1 करोड़ वोट काट दीजिए, 50 लाख वोट काट दीजिए, पिछली बार जितने वोट भारतीय जनता पार्टी को बिहार में मिले थे 2020 में, उससे आधे भी मिल जाए तो बड़ी बात होगी। अब आइए धनखड़ जी पे। धनखड़ जी का जो प्रसंग है उसने भारतीय जनता पार्टी का जो सबका साथ सबका विश्वास की जुमलेबाजी है उसके खोखलेपन को पूरी तरह साबित कर दिया है। आपका पसंदीदा उपराष्ट्रपति संसद के बीच सत्र में पद छोड़ने पर मजबूर हो जाए, ये नौबत क्या ऐसे ही आ गई?
ये इसलिए हुआ कि जब तक कोई सुधांशु जी की पार्टी में हुक्म का गुलाम बना रहे तो सब ठीक है। जैसे ही कोई अपनी स्वायत्तता की थोड़ी सी भी चिंता करने लगे, ये उसके जानी दुश्मन बन जाते हैं। इनको चाहिए सिर्फ जी हुजूरिये। आडवाणी जी के साथ क्या किया, मुरली मनोहर जोशी जी के साथ क्या किया, यशवंत सिन्हा के साथ क्या किया, शांता कुमार जी के साथ किया, पुराना किस्सा है। सुब्रमण्यम स्वामी जी के साथ क्या किया, अरुण शौरी, शत्रुघ्न सिन्हा के साथ क्या किया, सतपाल मलिक के साथ क्या किया, और तो और जयंत सिन्हा जी के साथ क्या किया, मनोहर पर्रिकर के साथ क्या किया, कीर्ति आजाद के साथ क्या किया, और एक और नाम है संजय जोशी के साथ क्या किया। कोई नाम छोड़ मत दीजिएगा पंकज जी ने आज अपने पूरी किताबें खोल दी है। सुधांशु जी फाइनल कमेंट। सुधांशु सिंह ने कह दिया कि बिहार में समय कम है। सुधांशु जी फाइनल 45 सेकंड्स योर्स। सतीश जी कई बार हो जाता है, आपसे कभी करता हूं क्या ऐसे, आप ऐसे हाथ मुड़ा मुड़ा के गुलाम कौन, नाराज मत होइए। हाँ सुधांशु जी देखिए, हुकुम का गुलाम कौन है, मैं फिर फैक्ट के साथ बोलता हूं दर्शकों के विवेक में। कर्नाटक के मुख्यमंत्री के विषय पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष भी हैं, उनके मुंह से क्या निकल गया, हाईकमान तय करेगी। मेरे भाई, यदि सरकार हो तो मान सकते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष से ऊपर है, पर जब सरकार नहीं है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष सबसे ऊपर है। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर कौन हाईकमान था पंकज जी? मनमोहन सिंह जी के ऊपर कौन हाईकमान था? तो ये जो हुकुम पे नचाने वाली बात आप लोग जो कहने का प्रयास करते हैं, वो अपने आप में बहुत हास्यास्पद लगती है। इसीलिए जो आपने कहा, जहां तक आपने एसआईआर की बात कही, तो आपने कहा आधे से कम वोट लेंगे। अब आप विश्लेषण कर रहे थे या कुंठा की अभिव्यक्ति कर रहे थे, आपको कोई आधार बताना चाहिए था। और मैं कह रहा हूं, चुनाव आयोग ने जो 51 लाख लोगों को डिस्क्वालीफाई किया है, उसमें 1%, 51,000 के तो कागज दिखा दे, चले जाए ना कोर्ट में। देखिए, मैं मरा नहीं हूं, मैं जीवित हूं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये मरे हुए लोगों के नाम पर, ये दूसरे विधानसभाओं में जो रजिस्टर्ड लोग थे उनके नाम पर, ये घुसपैठियों के नाम के ऊपर बिहार में आकर छोटे समय की सत्ता और दीर्घकालिक भविष्य की बर्बादी खरीदना चाहते थे। मैं अंत में एक वाक्य कहना चाहता हूं, देश के मतदाताओं को समझना चाहिए, स्वतंत्रता आंदोलन में हमारे कितने ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अपने जीवन को बलिदान कर दिए कि मैं अपना जीवन नष्ट करने को तैयार हूं ताकि भविष्य की हमारी पीढ़ियां जो हैं वो शांति से राज करेंगी। ये लोग क्या चाहते हैं? मैं आज शांति से राज करना चाहता हूं, भविष्य की पीढ़ियां मिटती हैं, बर्बाद होती हैं, मारी जाती हैं, तो जाने दिया जाए। इसलिए मामला सिर्फ चुनाव का नहीं है, चुनाव में तो बिल्कुल संवैधानिक दृष्टि से बात कर रहा है चुनाव आयोग, उससे बड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय अस्मिता और भारत की पहचान से बड़ा हुआ मुद्दा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में, थैंक यू वेरी मच। समय कम है, सतीश जी माफी चाहता हूं। सुधांशु जी, पंकज जी, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।